नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। खासकर जो DET+ भी अभी हाल ही में होने वाली पीजीटी की परीक्षा है, उनके लिए भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। आज हम करने वाले हैं आधुनिक काल से संबंधित भारतेंदु युग के भारतेंदु और द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इनमें से आपको काफी सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो देख लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, अश्रु तरंग आदि रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं किस लेखक के द्वारा रचित है? ये आप सभी को पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगी यहाँ, क्योंकि हमारा टारगेट आज अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन करने का। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रताप नारायण मिश्र की रचना के मुख्य क्षेत्र क्या है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपनी रचनाओं को किन किन विधाओं में लिखा? पूछने का प्रश्न का मतलब ये है कि मुख्य क्षेत्र क्या रहा प्रताप नारायण मिश्र जी की। तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, और उन्होंने जो आधुनिक काल में भारतेंदु युग के अंतर्गत जो है नाटक की भी रचना की है, निबंध की भी रचना की है और कविताएं भी लिखी हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। तो मुख्य क्षेत्र जो है कविता, निबंध, नाटक। और एक ध्यान रखना भाई प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में, तो इन्होंने जो है अपने जो निबंधों की रचना की है, निबंधों को की रचना जो है, निबंधों के जो नाम है, निबंधों के नाम शरीर के अंग को शीर्षक बनाकर लिखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, शरीर के अंग के को शीर्षक बना करके इन्होंने अपने निबंध के नाम लिखे हैं। जैसे नाक नाम से इन्होंने निबंध लिखा, भौं नाम से इन्होंने निबंध लिखा, पेट नाम से इन्होंने निबंध लिखा, आंख नाम से इन्होंने निबंध लिखा। तो ये सभी जो निबंध जो है शरीर के अंगों के नाम को आधार बनाकर निबंध लिखने वाले प्रताप नारायण मिश्र जी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। इनमें से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना श्यामा शौपन, श्यामा सरोजनी, श्यामालता कौन सी है? आंसर हो जाएगा हमारा सभी। ये सभी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4। भारतेंदु भारतेंदु जी ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है महारानी विक्टोरिया के पुत्र के आगमन पर जो है श्री राजकुमार सुस्वागतम नाम से पत्र लिखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5। और भाई वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, और साथ में कमेंट भी अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो आनंद अरुणोदय प्रसिद्ध रचना है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 6। भारतेंदु जी ने अपनी किस कीर्ति में देसी राजाओं को क्या नाम से पुकारा है? रसाब, रसाब कहा है। किस कीर्ति में उन्होंने कहा है? भारत दुर्दशा में, अंधेर नगरी में, चंद्रावली में या नील देवी में? तो भारत दुर्दशा नामक कीर्ति में उन्होंने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देसी राजाओं को जो है रसाब कहा है, यानी कि गधा कह करके संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7। खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख किसने कहा है? खड़ी बोली के जो समर्थक रहे उनको हट्टी और मूर्ख नाम देने वाले निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास जी रचना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता काफी बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है, जगमोहन सिंह जी की इम्पोर्टेंट रचना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। भारतेंदु मंडल के
लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। तो भारतेंदु मंडल के किस कवि के अंतर्गत किस कवि में ये विशेषताएं देखने को मिली है हमें कि अत्यंत सजग प्रवृत्ति का रहा है, सतर्क रहा है, गहरी सूझबूझ वाला है और साथ ही जो है भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी भी माना जाता है। कौन होगा इसका आंसर? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त या जगमोहन सिंह। ये सभी बातें जो है बाल मुकुंद जी के संबंध में कही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की जो साहित्यिक प्रसिद्धि रही उसका मूल आधार क्या माना जाता है? उनकी कौन सी रचना मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा शिव शंभू का चिट्ठा। इनकी साहित्य की प्रसिद्धि का मूल आधार रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतेंदु जी की रचना नहीं है? तो इनमें से प्रेम वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, लेकिन लोकोक्ति शतक जो रचना है वो भारतेंदु जी की नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की ये रचना है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से सॉरी भाई माफी चाहूंगी, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? तो श्रृंगार सतसई, श्यामालता, जीर्ण जनपद या त्रिप्तैताम। तो इनमें से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचना है वो है श्रृंगार सतसई। इसके अलावा श्यामलता तो आपको पता ही है, जगमोहन जी की रचना है। जीर्ण जनपद नाम से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमभंज जी ने रचना लिखी है। इनका एक खंड काव्य है ये। और इसके साथ ही जो है तृप्त्यांतम जो है प्रताप नारायण जी की रचना है। तो ये सभी रचनाएं आपको ध्यान रखना, और जितना आप बार बार रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे रचनाओं का, उतनी ही आपको याद रहेगी। अन्यथा आप जो है कंफ्यूजन हो जाता है हमें परीक्षा में, आसान आसान प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाती है। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। प्रश्न नंबर 13, सुकवि सतसई किसकी रचना है? भारतेंदु जी की, अंबिका दत्त व्यास की, प्रेमधन की या राधा कृष्ण दास की? आंसर हो जाएगा हमारा अंबिका दत्त व्यास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है, निम्नलिखित में से पंक्तियां पूछी गई है। भाई ये पंक्तियां किसकी है? क्योंकि अब पंक्तियों से भी संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग की मुख्य मुख्य पंक्तियों को भी हमें जो है इन प्रश्नों के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। दुल्हई उल्हई सब अंगन ते दिन है पीयूष निचरे लगी। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो ध्यान रखना है। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जो ये पंक्ति है ये प्रताप नारायण मिश्र जी की है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भीतर भीतर सब रस्तों से, हंसी हंसी के तन मन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नाही अंग्रेज। तो जैसे कि अमीर खुसरो ने मुकरिया लिखी थी आदिकाल के अंतर्गत, तो भारतेंदु युग के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी मुकरिया जो है की रचना की थी। तो ये पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कांता पर रहे तैसे रहे विदेश। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपको पता ही है, प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित है। आंसर हो जाएगा हमारा प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धन्य भारत भूमि तब रतननी के उपजावा जावनी है। तो ये पंक्ति है किसके द्वारा रचित? तो इन पंक्तियों के रचनाकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन करे करे जो नाही कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। तो ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है ये आपको बताना है। तो ये कौन करे जो नाही कसकत, ये जो पंक्ति है ये भी प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति है। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लाला वृक्ष भानु दुलारी। तो ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति
जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। आगे बढ़ते हैं। हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किस रचनाकार की है? तो हमारो भारत उत्तम देश पंक्ति जो है राधाचरण गोस्वामी जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। चित चेत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलीबे की चलाई ना। चित चेत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलीबे की चलाई ना पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा ये पंक्ति रचित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। काफी सारे प्रश्न आ गए भाई पंक्तियों से संबंधित। दोरे तो साधन एक ही है जग नंद लाला वृक्ष भानु दुलारी। तो ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन ही मन हो सुहाए। तो ये पंक्ति है तरनी तनुजा तर तमाल। अगर इसमें जो है अलंकार भी पूछा जाए तो अनुप्रास अलंकार है इन पंक्तियों के अंतर्गत, तो ये ध्यान रखना है। तो ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 25। जो विश्वास संतन तजी ताही मूड लपटाती। तो ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां जो है प्रताप ने, एक सेकंड भाई, ये पंक्तियां राधा कृष्ण दास जी की है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यह बयारी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे है जीव कहाँ। तो ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान रखना है। ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। पपीहा जब पूछेगी जीव कहाँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। तो ये कथन है भाई, कथन संबंधी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कथन जो है किस विद्वान का है? तो ये कथन किस विद्वान का है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है? तो आप सभी को पता है, रामविलास शर्मा जी एक प्रगतिशील लेखक हुए हैं। रामविलास शर्मा जी के द्वारा ये कथन कहा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन किसका है? तो ये आपको बताना है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते हैं कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में ये कथन किसका है? तो ये इस पूरा का पूरा कथन जो है भारतेंदु युग के सभी कवियों के बारे में कहा है कि वे प्राचीन और नवीन का जो योग इस ढंग से करते हैं कि कहीं कोई जोड़ यानी कहीं पर भी हमें जो है जुड़ाव दिखाई नहीं देता, जोड़ दिखाई नहीं देता। तो ये कथन भारतेंदु युग के कवियों के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इन्होंने जो है प्राचीन और नवीन के बीच समन्वय की भावना जो है यहाँ पर दिखाई है इन कवियों द्वारा, भारतेंदु युग के कवियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हुए। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कथन को आप फिर से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका, सॉरी भाई माफी चाहूंगी, तो ये पत्रिका की बात हो रही है, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकट हुआ, यानी कि गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल जो है किस पत्रिका में हमें देखने को मिला? तो यहीं से जो है कहा गया इस पत्रिका के कि उससे कि हिंदी जो है हिंदी नई चाल
में ढली। भारतेंदु जी का कथन है ये। आगे बढ़ते हैं और 1873 में जो है इस पत्रिका को संपादित किया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। तो ये किसके द्वारा कहा गया ये कथन? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं द्विवेदी युग से संबंधित कुछ प्रश्न। तो द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया? तो द्विवेदी युग को जागरण काल कहने वाले जो है इनमें से डॉक्टर नगेंद्र जी है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो है केवल अपने लेखों को प्रकाशित कराया है, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विकास किया, या हिंदी गद्य का संस्कार परिष्कार व परिमार्जन किया, या ब्रज भाषा को महत्व दिया? तो द्विवेदी युग ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य का संस्कार परिष्कार व परिमार्जन किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्श को आगे बढ़ाने वाले कवि आप सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। महावीर प्रसाद जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया है मैथिली शरण गुप्त ने। और साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। इन्होंने कहा है कि तुलसीदास भी जो है किस प्रकार से राममानस नाद का मतलब रामचरितमानस की बात हो रही है यहाँ पर, रामचरित मानस की बात हो रही है। तो तुलसीदास भी किस प्रकार रामचरितमानस की रचना करते अगर उन्हें महावीर का प्रसाद नहीं मिलता। महावीर यानी कि यहाँ पर हनुमान जी को की बात हो रही है। अगर तुलसीदास पर महावीर का जो है आशीर्वाद नहीं होता तो वे रामचरितमानस की भी रचना नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो है मैंने भी साकेत की रचना की है महावीर के आशीर्वाद से। यानी कि महावीर यहाँ पर उन्होंने महावीर जो है अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी अपने गुरु के बारे में जो है कहा है। तो साकेत की रचना भी मैंने महावीर के आशीर्वाद से ही की है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार से तथ्यों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवि नए विषयों पर कविता करने लगे, तुकांत रचनाएं करने लगे, या ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगे? तो आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ये गलत हो जाएगा। नए विषयों पर तुकांत रचनाएं करने, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे, एक हमारा ये सही हो जाएगा भाई। और जो है नए विषयों पर भी रचना उन्होंने की, तो डी हमारा ए और डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया, छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 है भाई, माफी चाहूंगा, प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि है खड़ी बोली में रचनाएं करना ही द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका में ही जो है खड़ी बोली में रचनाएं की जाने लगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस पत्रिका के प्रकाशन को भारतेंदु की समाप्ति का सूचक माना है? भारतेंदु की समाप्ति का सूचक और द्विवेदी युग की शुरुआत।
की शुरुआत किस पत्रिका को माना गया है? सरस्वती पत्रिका को। 1900 ईस्वी में संपादित की गई सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में किया, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसका कार्यभार संभाला, और कब तक? 1920 तक, ईस्वी तक, और 17 वर्षों तक जो है इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो मैंने अभी बताया आपको, 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 40। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहा जाता है? जोड़ने वाली कड़ी के कवि का नाम बताइए। तो भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली जो कड़ी है उस कवि का नाम है बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त को भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किस कवि को कहा गया है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। द्विवेदी युग में किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सब कवियों को जो है खड़ी बोली में कविताएं लिखने को के लिए प्रोत्साहित किया है, और साथ ही जो है उन्होंने जो रचनाएं की है तो कहीं ना कहीं सुधार करके उन्हीं के नाम से उन्हें संपादित भी किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। 1857 के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को जाना जाता है भारतेंदु युग के नाम से, द्विवेदी युग के नाम से, जागरण युग के नाम से, या फिर नवजागरण युग के नाम से? तो आंसर हो जाएगा हमारा नवजागरण युग के नाम से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना जागृत करना है। आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि, नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र जो है निम्नलिखित में से आपको सभी को पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इसके रचनाकार है। आंसर हो जाएगा सी। और अभी हमने पढ़ा था संपत्ति लता, ऊपर ही ये रचना आई थी संपत्ति लता। रचनाकार के रचनाकार कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिख करके जवाब देना है। ऊपर हमने पढ़ चुके हैं इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं, संपत्ति लता के लेखक हमने देख लिया था, तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में इसी का आंसर देना है। दोबारा से रिपीट जब करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है सरहप्पा को ही सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि, खड़ी बोली का नहीं भाई, प्रथम कवि सरहप्पा को माना है किसने? राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का। लेकिन हिंदी यहाँ पर पूछा गया है खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना गया है। और पुष्य वैकुंठ को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सिंगर ने कहा है। शिव सिंह सिंगर, तो ये तथ्य आपको दोबारा से रिवाइज कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 48। श्रीधर पाठक को कौन सी रचना, श्रीधर पाठक जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो आप सभी को पता है श्रीधर पाठक जी की जो है उज्जड़ ग्राम जो रचना है वो ब्रज भाषा में है।
और एकांतवासी योगी और श्रांतपति की ये रचनाएं जो है इनकी खड़ी बोली में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता निम्नलिखित में से सुसंदेश कविता मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 50। 50 प्लस प्रश्नों को करेंगे भाई, देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हो कि आपको प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना, हरिऔध जी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण शतक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रथम रचना है और प्रिय प्रवासी इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 51। हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? तो ये की है प्रिय प्रवास के अंतर्गत। आप आगे बढ़ते हैं। सॉरी भाई, माफी चाहूंगी, प्रिय प्रवास आंसर नहीं होगा इसका, रश कलश आंसर होगा आई थिंक। और आप कमेंट बॉक्स में आप जो है इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। फिर से आप इसको पढ़ करके जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आई थिंक रश कलश है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? तो प्रिय प्रवास को जो है कितने सर्गों में विभक्त किया गया? प्रिय प्रवास में हमें निम्नलिखित में से जो है 17 सर्ग देखने को मिले हैं। 17 और प्रकाशन वर्ष 19 जो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे बनाया? मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी को बनाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युगीन कवियों की कविताएं परिपूर्ण थी। द्विवेदी युग की कवियों की कविताएं परिपूर्ण थी। किससे परिपूर्ण थी? राष्ट्रीयता से, स्वदेशानुराग से, नवजागरण से, या फिर उपयुक्त सभी से? तो द्विवेदी युग की जो कवियों की कविताएं हैं वो उपयुक्त सभी से परिपूर्ण थी। आंसर हो जाएगा हमारा डी, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग और नवजागरण सभी से। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के द्वारा द्विवेदी जी ने ज्ञानवर्धन किया, भाषा का महत्व समझाया, गद्य पद के लिए नई राह निर्मित की, या उपयुक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तत्कालीन परिस्थितियों ने, सरस्वती पत्रिका ने, सामाजिक परिवर्तन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती पत्रिका ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता जो है एक उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 58। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य रचना की एक विशेषता है। सदुपड़ी हिंदी का प्रयोग किया, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया, या संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा हमारा हरिऔध उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने जो है संस्कृत के समासयुक्त शब्द पदावलियों का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की सर्वोत्तम रचना जो है इनमें से आपको पता ही है प्रिय प्रवास मानी जाती है, खड़ी बोली का महाकाव्य। प्रिय प्रवास का वर्णन विषय क्या है? तो प्रिय प्रवास का वर्णन विषय रहा है कृष्ण का मथुरा प्रवास। तो ये प्रिय प्रवास रचना का वर्णन विषय है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, खड़ी बोली में है, प्रकृति वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय है। तो ये प्रिय प्रवास एक महाकाव्य भी है जो कि खड़ी बोली में भी है। इसमें प्रकृति वर्णन की दृष्टि से भी ये काफी प्रशंसीय रहा है। उपयुक्त सभी आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर देखते हैं 63 पूछा गया है। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, श्रृंगार रस की, वीर और श्रृंगार की, या श्रृंगार और करुण रस की? तो प्रिय प्रवास में हमें श्रृंगार और करुण रस में की प्रधानता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियोत्कृत विदेही वनवास है। हरियोत्कृत विदेही वनवास एक प्रबंध काव्य है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? ये इनका काव्य संग्रह भी प्रथम ध्यान रखना है, काव्य संग्रह। ये ध्यान रखना है भाई। अगर पूछा जाए पहली कविता कौन सी है मैथिली शरण गुप्त की, तो ऑप्शन में हमारा यहाँ पर नहीं है, तो हेमंत हम लगाएंगे। पहली कविता रंग में भंग से भी पहले आ गई थी, हेमंत, जो कि सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित की गई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, और कब? 1905 में। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। हेमंत पहली कविता है मैथिली शरण गुप्त की, और ये जो है रंग में बनी इनकी पहला काव्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन को हमें चुनना है। हरियोत जी का जन्म 1865, मृत्यु 1947, यानी जीवन काल हरियोत जी का ये रहा है, बिल्कुल सही कथन है। और हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये भी भाई। क्या प्रश्न में क्या गड़बड़ हो गई है? प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? सत्य कथन। 3 हमारे सत्य कथन हो गए। यहाँ पर हमारा प्रश्न ही गलत है भाई। सत्य की बजाय असत्य कथन यहाँ पर हमें ढूंढना है, तो आंसर होगा हमारा डी। तो क्योंकि प्रिय प्रवास पर जो हम साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं, मांगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मांगला पारितोषिक पुरस्कार मिला है प्रिय प्रवास पर, ना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रिय प्रवास मूलतः किस रस के से संबंधित ग्रंथ है? संयोग रस से, वियोग रस से, हास्य रस से, या वीर रस से? तो प्रिय प्रवास में हमें जो है, एक सेकेंड भाई, कौन सा रस देखने को मिलता है? तो आपको पता ही है, वियोग रस से संबंधित है प्रिय प्रवास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जिसमें श्रृंगार और करुण रस का प्रयोग किया गया की प्रधानता रही है, और जहाँ पर करुण होगा वहां पर वियोग तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इन चीजों को आप एक दूसरे से रिलेट करके भी आंसर को वहां पर लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 प्रिय प्रवास की राधा के विरह संबंधी निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? राधा का विरह अन्य विरह काव्यों जैसा ही मिलता है, तो यही कथन हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि राधा का विरह अन्य का काव्य जैसा हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसमें राधा में कृष्ण विरह उदारता, लौकिक हित व विश्वास प्रेम के रूप में स्फुटित किया गया है। वह दिव्य गुण से संपन्न देवी मानी जाती है। राधा करुणा की उदार मूर्ति के रूप में वहां पर प्रस्तुत की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं भाई। काफी देर हो गई वैसे तो, जब कुछ थोड़े बहुत प्रश्न और बचे हुए हैं उनको भी हम कर ही लेते हैं। हरियोत जी ने भी प्रिय प्रवास में पवनदूती प्रसंग रखा है। उनका पवनदूती प्रसंग किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा हमारा, उनका जो पवनदूती प्रसंग संबंधित है वो कालिदास के मेघदूत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 71। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, वो कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा भारत भारती, जिसको जो है अंग्रेजों ने जब्त भी कर लिया था। उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना अधिक जो है इस रचना में देखने को मिली, तो राष्ट्र प्रेम की धूम मचा रखी थी इस रचना ने, इसलिए अंग्रेज नाराज होकर के है इसको
जो है इसे इस रचना को जब्त कर दिया, यानी कि जो है प्रकाशित नहीं करने दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त की 2 अमर रचनाएं कौन सी है? साकेत और यशोधरा, साकेत और नहुष, यशोधरा और अनक, यशोधरा और सिद्धराज। वैसे तो सभी रचनाएं प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त ने काफी जो है प्रबंध काव्य और जो है उन्होंने खंड काव्यों की रचना की है। लगभग 19 खंड काव्यों की रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने, और 2 प्रबंध 2-3 प्रबंध काव्य लिखे हैं सही उन्होंने। और जैसे कि साकेत और यशोधरा जो है इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 2 अमर रचनाएं मानी जाती हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 73। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मैथिली शरण गुप्त राम के भक्त कवि थे, तो ये सही हो जाएगा हमारा। असत्य पूछा हुआ है तो राम भक्त कवि थे, साकेत की रचना की थी उन्होंने। साकेत राम पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। लेकिन यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है, ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कृष्ण पर आधारित नहीं, यशोधरा में आपको गौतम बुद्ध से संबंधित कहानी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें यशोधरा में ये कहा भी गया है कि अबला जीवन यही तुम्हारी अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। और साथ ही जो है उसमें ये पंक्ति भी दी गई है कि भाई जो वो मुझसे कहकर जाते तो मैं क्या उन्हें जाने के लिए रोकती थी। तो इस प्रकार से यशोधरा में जब गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़कर चले जाता है तो यशोधरा काफी आहत होती है इस बात से। ये इस कहानी उसमें दिखाई गई है यशोधरा में। आगे बढ़ते हैं 74। आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक थे श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। 23% का आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कीर्ति को हिंदी संस्कृति का सवचन दर्पण कहा है? हिंदी संस्कृति का सवचन दर्पण मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कीर्ति को कहा गया है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा जय भारत। जय भारत रचना को हिंदी संस्कृति का सवचन दर्पण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 76। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारत भारती रचना 1912 में लिखी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे कुछ प्रश्न यहाँ पर मिलान के स्वरूप है प्रश्न। तो सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलाना है। एक तरफ रचना लिखी गई है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार द्वारा लिखी गई। जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार के लेखक इनमें से कौन है? तो ए का हो जाएगा हमारा श्रीधर पाठक है वही जगत सच्चाई सार के। ए का हो जाएगा 3। द्वापर के लेखक आपको पता ही है मैथिली शरण गुप्त का है, सी का हो जाएगा 5। ए का हो जाएगा हमारा 3, सी का हो जाएगा हमारा 5। और जो है बालचर, बालचर जो है हरिऔध जी की रचना है, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद पथिक का तो आपको पता ही है, शोपन, मानसी शोपन। और जो पथिक रचना है रामनरेश त्रिपाठी जी की, डी का हो जाएगा हमारा 2। तो इस प्रकार हम मिलान करेंगे तो A3 B1 C5, A3 B1 C5 और D2। आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 78। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के विभव से या सरस्वती वंदना से? तो साकेत का जो प्रथम सर्ग है वो सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहाँ साकेत का अर्थ है, तो साकेत का अर्थ यहाँ पर अयोध्या बताया गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न भाई देखते हैं।
साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग है? साकेत प्रबंध काव्य में हमें 12 सर्ग देखने को मिलते हैं। आपको बताना है साकेत में कितने सर्ग है, दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिखना है। और साथ ही प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या बतानी है आप लोगों को। सर्गों की संख्या क्या है? और साथ ही जो है कमायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। और साथ ही आप रामचरितमानस में भी बता सकते हो, रामचरितमानस में भी सर्गों की संख्या बता सकते हो। साथ ही आप जो है अपभ्रंश भाषा का महाकाव्य एक है, स्वयंबुद्ध जी द्वारा रचित भौमी चरित, इसमें भी जो है सर्गों की संख्या आप बता सकते हो। राम पर आधारित महाकाव्य है ये, अपभ्रंश भाषा का। किसके द्वारा रचित है? स्वयंभू जी द्वारा। और रामचरितमानस आपको पता ही है, तुलसी जी द्वारा रचित है, कमायनी जयशंकर प्रसाद की है। और प्रिय प्रवास हरिओत जी की है। साकेत आपको पता ही है, मैथिली जी का। तो इनमें जो है आपको सभी को सर्गों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इन सभी 1 2 3 4 5 महाकाव्यों के सर्गों की संख्या आपको इनके अंतर्गत लिखनी है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में भी जो है भारतेंदु और द्विवेदी युग के प्रश्नों को हम कर चुके हैं, सभी प्रश्नों को। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है छायावाद से संबंधी या प्रगतिवाद से संबंधी, प्रयोगवाद से संबंधी जो अन्य वाद रही हैं, छायावाद जो आधुनिक काल के अंतर्गत अन्य काल रहे हैं, उन कालों के भी प्रश्न उत्तरों को भी हम जो है इसी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे एक मैराथन क्लास में। तो संपूर्ण आधुनिक काल से लगभग जो है 10 से 15 प्रश्न आपको अवश्य ही परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। DEET+B की पीजीटी में तो जो है इससे अधिक भी संख्या मिल सकती है, 25 से 30% भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा और अन्य परीक्षाओं में भी जो है काफी सारे प्रश्न आधुनिक काल से संबंधित पूछे जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। तो अंत में मैं फिर आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।